अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, एसी मशीन्स में 8316 में लास्ट लेक्चर में हमने एक आर्टिकल स्टार्ट किया था, ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का अमल। तो उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अमल को समझने के लिए ट्रांसफार्मर के कुछ पैरामीटर्स को जानना ज़रूरी है। उसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंसेस को, कि ट्रांसफार्मर की रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड पे, सेकेंडरी साइड पे, उनको एक साइड से दूसरी साइड पर, दूसरी साइड से पहली साइड पर कैसे शिफ्ट किया जाता है। तो आज हम दूसरा पैरामीटर डिस्कस करते हैं, ट्रांसफार्मर रिएक्टेंसेस। ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस क्या होती है? रिएक्टेंस ये किस तरह रिएक्ट करती है, इसकी वजह से ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है या क्या असर पड़ता है, तो इसकी जानिब आते हैं हम। ट्रांसफार्मर रिएक्टेंसेस, ये हमारा आर्टिकल चल रहा है, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर रिएक्टेंसेस। अज़ीज़ तलबा, रिएक्टेंस क्या होती है ये जानने के लिए इसके अमल को, ट्रांसफार्मर के अमल को दोबारा देखते हैं। देखिए अज़ीज़ तलबा, जब हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे एसी सप्लाई फ्राहम करते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स पैदा होता है, मकनातीसी फ्लक्स पैदा होता है, जो बाहर की जानिब फैलता है, अंदर की जानिब सोकड़ता है, क्योंकि हमने जो सप्लाई फ्राहम की होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। जब ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई फ्राहम की जाती है तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के इर्द गिर्द फ्लक्स पैदा होता है। अब होता ये है कि उस फ्लक्स का ज़्यादातर हिस्सा कोर के रास्ते दूसरी वाइंडिंग तक चला जाता है, उसके साथ लिंक करता है, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से उस वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होती है। लेकिन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में पैदा होने वाला कुछ फ्लक्स ऐसा होता है जो कि दूसरी वाइंडिंग तक नहीं जाता, यानी कि उसके सर्कल छोटे होते हैं, वो वापस पहली वाली वाइंडिंग की तरफ ही आ जाता है। ये आपको रेड जो डॉट नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वो फ्लक्स है जो सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं जा रहा, बल्कि इसी के करीब करीब रहता है और ये वापस इसी वाइंडिंग से टकराता है। प्राइमरी साइड में पैदा होने वाले फ्लक्स का ज़्यादातर हिस्सा सेकेंडरी साइड पर चला जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा होता है जो कि सेकेंडरी साइड तक नहीं पहुंचता, वो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ ही वापस आके टकराता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ ये जो फ्लक्स लिंक करता है, उस फ्लक्स की वजह से प्राइमरी साइड में सेल्फ इंडक्शन की वजह से कुछ ईएमएफ पैदा हो जाती है। अच्छा जी, चलो भाई यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में पैदा होने वाला जो फ्लक्स दूसरी वाइंडिंग तक चला जाता है, यानी कि दूसरी वाइंडिंग के साथ भी लिंक करता है जाके, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल फ्लक्स, यानी कि वो दोनों वाइंडिंग के साथ टकरा रहा है। एक होता है लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स क्या होता है? जो दूसरी वाइंडिंग तक नहीं जाता बल्कि सिर्फ वापस पहली वाइंडिंग तक ही आके टकराता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर दो तरह का फ्लक्स होता है, एक होता है म्यूचुअल फ्लक्स जो वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग से साथ टकराता है, यानी कि यहाँ से पैदा हुआ है और दूसरी वाइंडिंग तक पहुँचा है। और एक होता है लीकेज फ्लक्स, वो सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं जाता बल्कि वो वापस प्राइमरी वाइंडिंग तक ही महदूद रहता है, उसे हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स, क्योंकि वो सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं पहुँचता। तो अज़ीज़ तलबा, प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स दूसरी वाइंडिंग तक नहीं पहुंचता वो वापस टकराता है इसी वाइंडिंग से, तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में कुछ ईएमएफ पैदा हो जाती है। अब आपने ये चीज़ पढ़ी है कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है सेल्फ इंडक्शन की वजह से, वो अप्लाइड वोल्टेज के मुखालिफ होती है। तो इस तरह क्या होता है कि अप्लाइड वोल्टेज की कुछ वैल्यू कम हो जाती है सेल्फ इंडक्शन की वजह से पैदा होने वाली ईएमएफ की वजह से, यानी कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। क्यों ड्रॉप होते हैं? क्योंकि सेल्फ इंडक्शन की वजह से प्राइमरी में जो ईएमएफ पैदा हुई है वो अप्लाइड वोल्टेज के मुखालिफ होती है। तो यूँ क्या होता है कि कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो प्राइमरी साइड पर सेल्फ इंडक्शन की वजह से कुछ वोल्टेज, सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ पैदा होती है इसमें, वो ईएमएफ की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ पैदा होती है, क्योंकि उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ पैदा होती है वो वाइंडिंग की सीरीज में लगी हुई रिएक्टेंस की तरह अमल करती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ट्रांसफार्मर में दो तरह का फ्लक्स होता है, एक म्यूचुअल फ्लक्स जो दूसरी वाइंडिंग तक पहुँचता है
दोनों वाइंडिंग के साथ टकराता है। एक होता है लीकेज फ्लक्स जो कि दूसरी वाइंडिंग तक नहीं पहुंचता बल्कि वो पहली वाइंडिंग के साथ ही आकर वापस टकरा जाता है, इसे हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स, और इसे कहते हैं म्यूचुअल फ्लक्स जो दूसरी वाइंडिंग तक जा रहा है। लीकेज फ्लक्स की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन का अमल वाक़या होता है। तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग में कुछ ईएमएफ पैदा होती है। अब ये जो इसमें सेल्फ इंडक्शन की वजह से ईएमएफ पैदा होती है वो अप्लाइड वोल्टेज की मुखालफत करती है। तो इस वजह से क्या होता है कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज में कमी का बाइस बनती है, यानी कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो हम यूं कहते हैं कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो वाइंडिंग के सीरीज में लगी हुई रिएक्टेंस की तरह अमल करती है। हकीकत में ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग के सीरीज में कोई रिएक्टेंस लगी नहीं होती, लेकिन जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो एक सीरीज में लगी हुई रिएक्टेंस की तरह अमल करके वोल्टेज ड्रॉप होने का सबब बनती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी में पैदा होने वाली सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी के सीरीज में लगी हुई रिएक्टेंस की तरह अमल करती है। तो इस फर्जी रिएक्टेंस को हम X1 या प्राइमरी की लीकेज रिएक्टेंस कहते हैं। इस फर्जी रिएक्टेंस को X1 से जाहिर किया जाता है, इसका मतलब होता है प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी X1। अच्छा अजीज तुलबा, जब ये म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी साइड में वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होती है और फिर जब सेकेंडरी साइड में करंट चलता है, लोड डालें तो करंट चलता है, तो I2 के चलने की वजह से सेकेंडरी साइड में करंट के चलने की वजह से सेकेंडरी साइड भी अपना फ्लक्स पैदा करती है। सेकेंडरी साइड में जब करंट चलता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग भी अपना फ्लक्स पैदा करती है। अब जो सेकेंडरी का फ्लक्स होता है उसमें से भी ज़्यादातर फ्लक्स का हिस्सा प्राइमरी वाइंडिंग के साथ लिंक करता है, लेकिन सेकेंडरी साइड का फ्लक्स जो होता है उसमें से भी कुछ फ्लक्स ऐसा होता है जो वापस सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ आके लिंक करता है, यानी कि वो दूसरी वाइंडिंग तक नहीं जाता। तो सेकेंडरी साइड पर भी कुछ फ्लक्स ऐसा होता है जो कि सेल्फ इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक और ईएमएफ पैदा करने का सबब बनता है। तो सेकेंडरी साइड में करंट के चलने की वजह से सेकेंडरी साइड अपना फ्लक्स पैदा करती है, उस फ्लक्स का ज़्यादातर हिस्सा प्राइमरी वाइंडिंग के साथ भी लिंक करता है, जबकि कुछ हिस्सा वापस टकरा जाता है इसी वाइंडिंग से। तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से इस वाइंडिंग में भी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। अब इसमें जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है वो सेकेंडरी के जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होते हैं, जो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, उसकी मुखालफत करती है। सेकेंडरी साइड पर इस लीकेज फ्लक्स की वजह से जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई है वो वोल्टेज में कमी का बाइस बनती है। तो हम सेकेंडरी साइड पर भी कहते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो सीरीज में लगी हुई रिएक्टेंस की तरह अमल करती है। सेकेंडरी साइड पर लीकेज फ्लक्स की वजह से जो सेल्फ इंडक्शन की वजह से ईएमएफ पैदा होती है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो सेकेंडरी के सीरीज में लगी हुई रिएक्टेंस की तरह अमल करती है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, कम होते हैं। तो इस फर्जी रिएक्टेंस को हम X2 से जाहिर करते हैं, सेकेंडरी की लीकेज रिएक्टेंस X2। तो ये मैंने आपको डिटेल से ही चीज़ समझा दी है कि हकीकत में ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी साइड पे या सेकेंडरी साइड पे कोई रिएक्टेंस लगी नहीं होती, बल्कि लीकेज फ्लक्सेस की वजह से जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ रिएक्टेंस की तरह अमल करती है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की लीकेज रिएक्टेंस को X1 से जाहिर करते हैं, जबकि सेकेंडरी साइड की लीकेज रिएक्टेंस को X2 से जाहिर किया जाता है। अब जो प्राइमरी की रिएक्टेंस है X1, इसकी वजह से भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, और सेकेंडरी की जो रिएक्टेंस X2 है इसकी वजह से भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो अप्लाइड वोल्टेजेस में से प्राइमरी की रिएक्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो माइनस कर देंगे तो प्राइमरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास आ जाएगी। इवन मालूम करने के लिए आपको अप्लाइड वोल्टेजेस में से रिएक्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो माइनस करने पड़ेंगे, तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। इसी तरह सेकेंडरी साइड पर अगर आपने टर्मिनल वोल्टेज मालूम करने हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में से सेकेंडरी की रिएक्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उनको माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास सेकेंडरी के टर्मिनल वोल्टेज आ जाएंगे। आप इसको यूँ भी बयान कर सकते हैं
कि प्राइमरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो अप्लाइड वोल्टेज और प्राइमरी की रिएक्टेंस की वजह से जो ड्रॉप होते हैं उनके वेक्टर के फ़र्क के बराबर होती है, जबकि सेकेंडरी के टर्मिनल वोल्टेज जो होते हैं वो सेकेंडरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेकेंडरी की रिएक्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उनके वेक्टर के फ़र्क के बराबर होते हैं। तो इन फार्मूलाज की मदद से आप प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेकेंडरी के टर्मिनल वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी रिएक्टेंस क्या होती है, वो किस तरह एक्ट करती है, और सेकेंडरी रिएक्टेंस क्या होती है, उनकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो कैसे फाइंड किए जाते हैं। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं अजीज़ तलबा। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के हवाले से इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन में आसानी के लिए हम ट्रांसफार्मर के किसी एक साइड के पैरामीटर को दूसरी साइड पर मुंतकिल कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सेकेंडरी की रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड पे या प्राइमरी की रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड पे मुंतकिल किया था। इस तरह इसका फ़ायदा ये होता है कि कैलकुलेशन का अमल सिर्फ एक साइड पर करना पड़ता है। तो ये कैलकुलेशन में आसानी पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइड के पैरामीटर को दूसरी साइड पर मुंतकिल कर देते हैं। अब प्राइमरी के पैरामीटर को सेकेंडरी साइड पे भी मुंतकिल कर सकते हैं, सेकेंडरी के पैरामीटर को प्राइमरी साइड पे भी मुंतकिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पैरामीटर डिस्कस कर रहे हैं X2 यानी रिएक्टेंस। तो अजीज तलबा, अगर आप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड पर मुंतकिल करते हैं, जब सेकेंडरी की रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड पे मुंतकिल कर देंगे तो उसको X2 बार से जाहिर करेंगे। X2 बार का मतलब है कि ये है तो सेकेंडरी की रिएक्टेंस है, लेकिन बार का मतलब है कि ये प्राइमरी साइड पर मुंतकिल कर दी गई है। ये मुंतकिल करने के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, X2 बार इज इक्वल टू X2/K², यानी कि सेकेंडरी की अपनी रिएक्टेंस उसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के मुरब्बा से तकसीम कर देंगे तो आपके पास वो जो रिएक्टेंस है वो प्राइमरी साइड पर मुंतकिल हो जाएगी। के स्टैंड करता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आपने ये पढ़ी हुई है, उसका किसी भी फार्मूले से आप के मालूम करके उसका स्केयर लें, फिर सेकेंडरी की रिएक्टेंस को के पे तकसीम करें, के स्केयर पे तकसीम करें तो आपके पास वो रिएक्टेंस की वैल्यू प्राइमरी साइड पर मुंतकिल हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड की रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड पर मुंतकिल करने के लिए आपके पास फार्मूला है X2/K²। और जब सेकेंडरी की रिएक्टेंस प्राइमरी साइड पे मुंतकिल हो जाती है तो ट्रांसफार्मर की टोटल रिएक्टेंस प्राइमरी के लिहाज से मालूम करने के लिए आपके पास जो फार्मूला होता है वो है X01 इज इक्वल टू X1 प्लस X2 बार। X01 का मतलब है ट्रांसफार्मर की टोटल रिएक्टेंस प्राइमरी के लिहाज से, X1 का मतलब प्राइमरी की अपनी रिएक्टेंस और X2 बार का मतलब सेकेंडरी की जो प्राइमरी की तरफ मुंतकिल की है रिएक्टेंस वो। तो दोनों रिएक्टेंसेस को जमा करेंगे तो आपके पास ट्रांसफार्मर की टोटल रिएक्टेंस आ जाएगी प्राइमरी के लिहाज से। इसी तरह आप प्राइमरी की रिएक्टेंस को सेकेंडरी साइड पर भी मुंतकिल कर सकते हैं। जब आप प्राइमरी की रिएक्टेंस को सेकेंडरी साइड पे मुंतकिल करेंगे तो उसे X1 बार से जाहिर करेंगे। X1 बार का मतलब है कि ये सेकेंडरी की रिएक्टेंस है लेकिन ये प्राइमरी की तरफ मुंतकिल की गई है। इसको कैसे मुंतकिल करते हैं, प्राइमरी की रिएक्टेंस को K², K का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के स्केयर से प्राइमरी की रिएक्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मुंतकिल हो जाएगी सेकेंडरी साइड पे। X1 बार इज इक्वल टू X1K²। तो इस फार्मूले की मदद से हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की रिएक्टेंस को सेकेंडरी साइड पर मुंतकिल कर सकते हैं। जब प्राइमरी की रिएक्टेंस सेकेंडरी साइड पर मुंतकिल हो जाती है तो फिर ट्रांसफार्मर की टोटल रिएक्टेंस सेकेंडरी के लिहाज से हम यूँ मालूम कर सकते हैं, सेकेंडरी की अपनी रिएक्टेंस प्लस प्राइमरी की रिएक्टेंस जो सेकेंडरी की जानिब मुंतकिल की है, तो ये आ जाएगी ट्रांसफार्मर की टोटल रिएक्टेंस सेकेंडरी के लिहाज से, ट्रांसफार्मर की टोटल रिएक्टेंस बहवाला सेकेंडरी। तो आज के लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि ट्रांसफार्मर की जो रिएक्टेंस होती है वो क्या होती है, प्राइमरी रिएक्टेंस क्या होती है, सेकेंडरी रिएक्टेंस क्या होती है, किस तरह अमल करती है, किस तरह ये असरअंदाज होती है ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन पे। तो हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। फिर हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि एक साइड की रिएक्टेंस को दूसरी साइड पर कैसे मुंतकिल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपने रिएक्टेंसेस को अच्छे तरीके से लर्न किया होगा। पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टेंसेस को डिस्कस किया था ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में।
आज हमने ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में रिएक्टेंसेस को डिस्कस किया है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर की रेजिस्टेंसेस और जो रिएक्टेंसेस होती है इनके जो वेक्टर्स का मजमूआ होता है इम्पीडेंस, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी की इम्पीडेंस, ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी की इम्पीडेंस कैसे फाइंड की जाती है। तो पिछला लेक्चर और ये आज वाला लेक्चर, इन दोनों की बुनियाद पर हमारा अगला तीसरा लेक्चर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।